वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज हमारा दूसरा पार्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का दूसरा पार्ट। ठीक है, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि क्या हमारे जो मैटर हैं वो अपनी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इसमें ये लाइन लिखी हुई है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम एक ले सकते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि बर्फ़ होती है। ठीक है, बर्फ़ को जब हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, बर्फ़ को जब हम फ्रीज से बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर उसका राइज़ हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर जब उसका राइज़ हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो वो क्या होती है, वो किस में बदल जाती है, वो पानी में बदल जाती है। ठीक, देन उसके बाद वो फिर उसके बाद अपनी किस में बदल जाती है, अगर हम उसे और ज़्यादा गर्म करें। ठीक है, यानी हम जब पानी को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाती है, तो वो किस में बदल जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये तो कह सकते हैं भाई कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल तो सकता है, लेकिन किन तरीक़ों से बदल सकता है। ठीक है, ये देखते हैं किन किन तरीक़ों से। सबसे पहला आता है तापमान में परिवर्तन करके। ठीक है, सबसे पहला क्या है, तापमान में परिवर्तन करके। ठीक है, सबसे पहले तापमान में परिवर्तन का प्रभाव, यानी अगर हम उसका टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं तो वो क्या होता है, उसका कहते हैं उसकी स्टेट्स चेंज होती जाती है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर हम फ्रिज में से बर्फ़ निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर, जैसे ही हमने फ्रिज में से बर्फ़ निकाली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ते 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 वो इतना हो जाएगा, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से अपर जाएगा तो वो पानी मतलब बर्फ़ जो है पानी में परिवर्तित हो जाएगी, यानी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी वो किसमें, ठोस अवस्था से द्रवीय अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम और टेम्परेचर राइज करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा बढ़ाते जाते तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो परिवर्तित हो जाता है भाप में। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण उसके जो कण हैं वो तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, यानी इधर उधर भागने लगते हैं। उनकी ब्राउनियन मोशन में इंक्रीज हो जाता है, ब्राउनियन गति उनकी बढ़ जाती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। ठीक है, इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है, इधर उधर गति करने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो उसके जो कणों की है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद क्या होता है कि उसके जो कण हैं वो इधर उधर गति करने लगते हैं, उनकी मतलब गति करने की क्षमता जो बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस तरीके से एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा है कि यहाँ इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि हमने बर्फ़ ली है फ्रिज में से। ठीक, फ्रिज में से या फिर जैसे भी आप मिल जाए। ठीक, उसके बाद हमने ये बर्नर से हमने इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करते करते देखो यहाँ पर एक टेम्परेचर लगा रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा, ठीक है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, बात आते हैं गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान यानी मिनिमम ऐसा टेम्परेचर जो ठोस से पिघलकर किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। ठीक है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो ठोस से जो उसका स्टेट है वो ठोस से किस में हो जाए, लिक्विड में हो जाए या सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक, बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो होता है कितना, 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ़ अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। और गलने की इस प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। सबसे पहला
अभी तक का पॉइंट आया है मेन कि ठोस से अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ठोस से अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे संगलन। ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर आता है, ये क्वेश्चन आता है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठीक है, मतलब जब मतलब एक तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बर्फ़ को हम गर्म कर रहे हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके क्या हो जाता है, थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेट सा हो जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। तो वो ऊष्मीय ऊर्जा जो उसको ऊर्जा मिल रही है वो कहाँ जा रही है? ठीक है, तो वो जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा उसको बर्फ़ के जो कण हैं, ठीक है, उनको पिघलाने, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यूज़ हो रही है, जिससे वो क्या है, कण जो है उनका आकर्षण बल टूटता है और वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है भाई। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है, ठीक है, यानी कंप्लीट बर्फ जो होगी पिघल नहीं जाएगी, तापमान नहीं बदलता। ऐसा क्यों? क्योंकि बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके, वशीभूत यानी तोड़कर, पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। यानी उस ऊष्मा का यूज़ क्या हो रहा है कि उसको कन्वर्जेंट, मतलब उसको चेंज करने में, ठीक है, स्टेट को चेंज करने में उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यानी जितनी भी ऊष्मा होगी वो किसके द्वारा, बर्फ द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, यानी बर्फ के कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में वो ऊष्मीय ऊर्जा प्रयोग की जा रही है। ठीक है, अब ये जो ऊष्मा है, ठीक है, मतलब जो इस प्रकार की ऊष्मा जो क्या है, मतलब टेम्परेचर मतलब चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है इस अवस्था को, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, जिसका क्या है, मतलब जैसे कि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठीक है, तो ऐसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से देखते हैं, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने ये बात करी थी कि जैसे ही हम उसको ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा देते समय एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ उसके बीच में जो आकर्षण बल है कणों के बीच, वो टूटता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही वो एकदम से तोड़ के स्वतंत्र होंगे तो वो क्या है, लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो जाएंगे, जो ठोस अवस्था से है वो गैसीय अवस्था में, वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है, यानी ऐसी अवस्था जिस पे क्या हो, पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, यानी दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो, पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए या उबलना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। ठीक है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर, कि द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे क्या हो, वाष्प में बदल जाते हैं। और जल के लिए ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, लगी, यानी पानी के लिए जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को हमने, एक मिनट, हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को हमने क्या करा, केल्विन में कन्वर्ट करा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 को जोड़ना होता है, जो कि आता है 373 केल्विन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है,
अब जैसे कि हमने ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया था और द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को राइज कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। और अगर हमें उसका उल्टा करना हो कि गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में लाना हो और द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में लाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम खाना बनाते समय ऊपर प्लेट ढक दी जाए, ठीक है, यानी बर्तन के ऊपर जिसमें पानी खाना बन रहा है उसके ऊपर प्लेट ढक दी जाए, तो उस पर हमें ऊपर पानी की बूंदें मतलब दिखाई देती है, जमी हुई तो नहीं होती, ठीक है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है कि उसमें भाई देखो, सबसे पहले पानी जो है वो गर्म होकर उबल कर क्या होता है, भाप में परिवर्तित होता है, और भाप में परिवर्तित होने के कारण वो ऊपर चला जाता है और वो उस बर्तन से टकराता है, और बर्तन से टकराने के बाद उस पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होते ही वो वहाँ पर वापस पानी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यानी गैसीय अवस्था में क्या होता है कि जैसे हमारी भाप है, जैसे हम उसको ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जैसे ही द्रव अवस्था को और ज़्यादा ठंडा किया जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए, तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यही पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाते हैं तो वो क्या उसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था में। अतः हम ये कह सकते हैं इस बिहाफ पर कि ताप बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट और आता है कि क्या भाई, एक तो ये हो गया कि तापमान में परिवर्तन करके हम इसके ताप को बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रेशर में चेंज करके, ठीक है। अगर हम किसी का प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी पदार्थ का प्रेशर चेंज कर दें तो हम उसको क्या है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ठोस से द्रव और द्रव से गैस, ठीक है। ठोस से द्रव में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास देखो, एक हम सिलेंडर की बात ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक इस वाले सिलेंडर में क्या होता है, इस वाले सिलेंडर में क्या है, दूर दूर हैं कण, ठीक है। यानी ये इस समय किस में है, गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में है। जब हमने पिस्टन पर जोर लगाया, ठीक है, उसके प्रेशर को बढ़ाया, तो ये कण क्या है, थोड़े से पास पास आ गए, कण क्या हो गए, थोड़े पास पास आ गए। पास पास आने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे ही कण पास आते हैं तो ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हमारे घर में यूज़ किए जाने वाले LPG सिलेंडर, ठीक, जैसे कि उसका नाम ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और हम जब उसको रिलीज़ करते हैं, जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज़ होता है तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में, ठीक है। वो हमें बाहर तो गैस के रूप में निकल रहा है, लेकिन सिलेंडर में किस में भरा होता है, लिक्विड के रूप में, यानी द्रव के रूप में भरा हुआ होता है। अब जैसे ही ये वाला जो सिलेंडर है, इस पर और ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, पिस्टन और ज़्यादा धकेली जाती है, और ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, तो सिलेंडर में क्या होता है, जो कण थे वो और ज़्यादा पास आ गए, एक सिस्टमेटिक वे में आ गए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो किस में बदल गया, ठोस अवस्था में, ठीक है। तो यानी अगर हम पिस्टन मतलब दाब को बढ़ाकर, ठीक है, जैसे जैसे दाब इंक्रीज होगा तो वो गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में चला जाएगा, और जैसे ही दाब कम होगा, ठीक है, जैसे ही दाब कम होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ये क्या है, ठोस किस में, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, द्रव में, और द्रव किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर में चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, तापमान मतलब प्रेशर को घटा बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, द्रव से ठोस और ठोस से गैस कर सकते हैं, या गैस से ठोस या फिर गैस से द्रव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो नेक्स्ट हम देखते हैं ये कि इसके बदलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अगर ठोस अवस्था में, ठीक है, अगर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में किसी पदार्थ को बदला जाता है तो उसको हम कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं, संगलन, ठीक है। वहीं अगर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदला जाता है तो उसको हम कहते हैं जमना, ठीक है। क्या कहते हैं, जमना, यानी फ्रीजिंग, ठीक। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में गया, संगलन, ठीक है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आया, जमना, ठीक। वहीं जैसे कि द्रव से गैस में गया, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, ठीक है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। यानी द्रव अवस्था से अगर गैसीय अवस्था में बदल रहा है पदार्थ तो उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण, और गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है तो उसे कहेंगे हम संघनन, ठीक है। अब जैसे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है उसको हम कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब सीधे सीधे क्या होता है, ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक।
वहीं इसका उल्टा कि गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित किया कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, निक्षेपण। ठीक, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 273 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 300 में से 273 गए, कितने बचेंगे, कितने बचे, 7 20 27 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ठीक है, वहीं यहाँ सर 573 में से 273 गए, कितने बचे, यहाँ पर बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका पहले वाले का आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस और दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा ना 300 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर अगर, अच्छा ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, टॉपिक आ जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना ही आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे गए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। जैसे कि हमने कभी सैनिटाइज़र तो यूज़ किया होगा, ठीक है, सभी ने किया होगा। सैनिटाइज़र में क्या होता है, सैनिटाइज़र को जब हम हाथ पर लगाते हैं, ठीक है, हाथ पर लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे हाथ को ठंडा कर देता है और गायब हो जाता है ना। वो गायब नहीं होता है, वो वाष्पित हो जाता है, उसका वाष्पन हो जाता है। ठीक है, वो अपने क्वथनांक से पहुँचने से पहले वो क्या कर देता है, हमारे हाथ से ऊर्जा लेता है और ऊपर पहुँच वाष्पिक गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले तो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहला है सरफेस एरिया। ठीक है, सतही क्षेत्र, यानी जितना ज़्यादा सतही क्षेत्र होगा वो उतनी जल्दी ही कहते हैं पदार्थ क्या होगा, वाष्पित हो सकता है। ठीक है, यानी जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वो वाष्पित हो सकता है। ठीक है, उसकी वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेज़ी से होगी। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम एक बाल्टी में पानी भरें तो वो जल्दी से वाष्पित नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी बाल्टी के पानी को अगर हम ऐसी फर्श पर या फिर कहीं सरफेस एरिया पर हम उसको फैला दें तो वो एकदम से सूख जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, लेयर जो होती है कणों की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, उनका वाष्पन यानी वाष्पन की क्रिया क्या है, तेज़ी से हो सकती है। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो होती है वो बढ़ जाती है, और जैसे कि कपड़े सुखाने में उन्हें फैला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तापमान। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, तापमान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उस वाष्पन की मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ती है कणों की। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे ही उसे पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है तो वो क्या करेगा, एकदम से वाष्पीकृत हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता, यहाँ पर एक वर्ड आया है आर्द्रता। आर्द्रता का क्या मतलब होता है? आर्द्रता का मतलब होता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, यानी आसपास के पर्यावरण में पानी की उपस्थिति। आर्द्रता किसको शो करती है? हमारे आसपास के वातावरण में पानी की उपस्थिति को बताती है। यदि जब पानी की उपस्थिति अगर हमारे आसपास के वातावरण में ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, जल्दी से कपड़े नहीं सूखते। ठीक है, यानी बारिश के मौसम में देखो आर्द्रता ज़्यादा होती है, पानी की जो उपस्थिति है वो ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है हमारे कपड़े नहीं सूख पाते। या ठंड में हमारी जो पानी की उपस्थिति होती है वो अधिक होती है। वहीं अगर गर्मियों में देखते हैं, गर्मियों में चलती है तेज़ लू या फिर बहुत तेज़ धूप होती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे क्या होता है हमारे आसपास के वातावरण में पानी की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जैसी पानी की कमी होती है तो वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, बहुत तेज़ी से होने लगती है। ठीक है, यानी अगर हमारे वातावरण में आर्द्रता की कमी है तो हमारी वाष्पन की क्रिया क्या होती है, बहुत तेज़ी से होने लगती है। अब एक इम्पैक्ट आता है किससे, वायु की गति में वृद्धि से। अगर वायु की गति में तेज है, ठीक है, यानी हमारी जो आसपास चलने वाली हवा है वो अगर तेज है
तो उससे क्या होगा, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हवा चल रही है तो वो अपने साथ में पानी को भी लेके जा रही है, यानी आर्द्रता में कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर हमारे कपड़े जल्दी सूख पा रहे हैं। ठीक। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण जो हैं वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक, तो सबसे पहला वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, सबसे पहला सरफेस एरिया, यानी सतही क्षेत्र। जितना ज़्यादा सतही क्षेत्र होगा उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण की क्रिया होगी, बहुत तेज़ी से होगी। फिर आता है तापमान में वृद्धि। जैसे ही तापमान, हमारा टेम्परेचर राइज होगा तो उसी तरीके से क्या होगा, हमारे कणों को गतिज ऊर्जा मिलेगी और वो एकदम से वाष्पीकृत होंगे। फिर तीसरा आता है आर्द्रता में कमी। जैसे ही अगर पानी की उपस्थिति में अगर कमी आ रही है, ठीक है, पानी की उपस्थिति में अगर कमी आ रही है, यानी हमारे आसपास के वातावरण में पानी की उपस्थिति कम है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है कहते हैं वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। ठीक। वायु की गति में वृद्धि, यानी हमारे आसपास जितनी भी मतलब जितनी तेज से हवा चलेगी उतनी जल्दी हमारे कपड़े सूखेंगे, वाष्पन की क्रिया बहुत तेजी से होगी। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। अब जैसे खुले हुए बर्तन में जैसे हमने पानी रख दिया, छत पे पानी रख देते हैं, ठीक है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, लेकिन वो ये तो है नहीं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है, यानी जैसे हम छत पे पानी रखते हैं तो ये तो होता नहीं है कि वो एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है तो तभी बदल रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ये क्या करता है, हमारे आसपास के वातावरण से ऊष्मा ले लेता है। ठीक है, मतलब जैसे खुले में पानी रखा है तो हमारे आसपास के वातावरण से पानी मतलब ऊष्मा ले लेता है, और देन उसके बाद जो ऊपर की कण होंगे वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब आसपास के वातावरण से वो ऊष्मा ले रहा है तो कुछ ठंडक महसूस होती है। ठीक है, जो क्या है, वाष्पीकरण की शीतलता को बताती है। ठीक, तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे आसपास के मतलब पर्यावरण में क्या होती है, हमें थोड़ा सा हल्का सा शीतलता यानी ठंडक महसूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, यानी उससे हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक, तो समझ में आया। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि जो हमारे पास सैनिटाइज़र होता है, ठीक है, सैनिटाइज़र क्या करते हैं, हम जैसे ही लगाते हैं तो वो क्या करता है, एकदम से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, एकदम से वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत कैसे होता है कि जैसे ही हमने लगाया वो हमारे हाथ से, हथेली से क्या करेगा, ऊष्मा ले लेगा, ऊष्मा लेगा तो हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण की शीतलता। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एसीटोन की बात करी गई है, जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है कि इसके कारण आपकी हथेली है उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, वही जो मैंने अभी बात कही है, और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली को शीतलता महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तेज धूप, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जल के जैसे ही हमने अपनी छत पर जल छिड़का, ठीक है, हमने अपनी छत पर पानी डाला तो वो क्या करता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। कहाँ जा रहा है? वो अपन जो हमारी छत है उससे क्या करेगा, ऊष्मा लेगा, हमारे आसपास, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से ऊष्मा लेगा और वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उसकी वजह से उसमें शीतलता आ रही है आसपास के एनवायरनमेंट में, और क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हम गर्मी में क्या करते हैं, छत पर पानी डालते हैं। अब गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है। शारीरिक प्रक्रिया, मतलब शारीरिक क्रिया जो करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो गर्मियों में हमें क्या होता है, ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपने देखा होगा जब हमें पसीना आता है तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ठीक है, भले से हमें अंदर से गर्मी लग रही है बट हमारा जो हाथ होता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। एक मिनट, सॉरी।
अब वाष्पीकरण के दौरान मतलब जब हमने ठंडे कपड़े पहने हैं तो हमारे शरीर आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है, जो हमारा पसीना होता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा से अवशोषित हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें शरीर को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। चूँकि सूती कपड़े क्या करते हैं, जल को अधिक अवशोषित कर पाते हैं, मतलब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमारा पसीना क्या है, इसलिए हमें गर्मियों में क्या करते हैं, हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं, ठीक है। किसी बर्तन में हमने, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हम क्या करते हैं, फ्रिज में से बोतल निकालते हैं और ठंडे ठंडे पानी डाल देते हैं, ठीक है। उसके चारों ओर क्या होता है, वाष्प की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है वो सीधे क्या होती है, हमारे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है और जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। यानी जो आसपास का जो हमारे पानी यानी, हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि जो हमारे आसपास जो गिलास के चारों ओर जो पानी जमा हुआ दिखाई देगा वो तभी होगा जब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में आर्द्रता अधिक होगी, ठीक है, यानी पानी की उपस्थिति अधिक होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा जो कहते हैं जो गिलास है उसमें ठंडा पानी है, कम टेम्परेचर वाला पानी है, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट में उपस्थित पानी है उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो बाहर की बूंदें हैं, वायु में उपस्थित जलवाष्प है, वो किस में होगी, ऊर्जा ठंडे रूप में पानी के संपर्क में आ जाती है और वो उसके चारों ओर क्या है, द्रव अवस्था के रूप में बदल जाता है, ठीक है। और जो हमें क्या करती है, आसपास फिर हमें गिलास के चारों ओर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो हमने इसमें क्या सीखा है भाई, कि सबसे पहले हमने इसमें ये सीखा है कि जो हमारा द्रव्य है यानी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। द्रव्य जो है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसका आकार जो होता है वो नैनोमीटर, पिकोमीटर या माइक्रोमीटर में मापा जाता है, ठीक। दूसरा, हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, हाँ ये हम जानते हैं, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, ठीक है। यानी जो ठोस है, ठोस के अंदर जो कण है वो मैंने जैसे बताया था बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होते हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो यानी उनके बीच आकर्षण बल तो बहुत अधिक होता है, बट उनके बीच ब्लैंक स्पेस यानी रिक्त स्थान क्या है, और बहुत कम होता है। और उनकी गतिज ऊर्जा, जब उन्हें हिलने डुलने का मिल ही नहीं रहा भाई, जगह ही नहीं मिल रही, तो उनकी गतिज ऊर्जा तो मिनिमम ही होगी। गैसों के लिए अधिकतम बिंदु, किंतु द्रव्यों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल और स्खलित हो सकती है। हाँ, ठोसों में क्या होता है कि ये एकदम से बिल्कुल सीरीज में होती हैं, और द्रव की परतें क्या होती हैं, फिसल और स्खलित, यानी एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, जिस तभी तो पानी एकदम बहते चला जाता है, एकदम से ऐसे इस तरीके से बहते चला जाता है। कैसे, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर कण फिसल सकते हैं, उनके पास स्पेस है, ठीक है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और इनके कण अनियमित रूप से विचरण कर सकते हैं, ये तो कहीं भी भागे, ये आवारा है। गैसों के कण क्या है, आवारा है, ये कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, अनियमित रूप से विचरण करते हैं, तभी तो हमारे पास हम धूप बत्ती एक जगह जलाते हैं और खुशबू हमें दूसरी जगह सुनेंगे, मतलब सूंघ पाते हैं, सुगंध आती है। पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है, ठीक है। यानी पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो ताप तथा दाब में परिवर्तन करके किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन। हाँ, एक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, बीच में द्रव अवस्था में नहीं जाएंगे, सीधे ठोस अवस्था से सीधे क्या होंगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। और निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण में जस्ट इसका उल्टा होता है कि गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, निक्षेपण के बारे में हम जैसे देख चुके हैं, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय अवस्था पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि निक्षेपण क्या होता है, कि ये क्या होता है, सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद आगे का जो हिस्सा बचा हुआ है, आगे का जो पार्ट बचा हुआ है, इसके पार्ट सी में आएगा, ओके।
गुड टू सी यू।